हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ अच्छे म्यूचुअल्स फंड्स जो मेरे फेवरेट है और आपको मैंने उस म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन भी दिखाया था कि ये कैसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है। और मैंने लॉजिक भी बताया था कि ये आगे जाके कैसे म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो उसी में सा एक म्यूचुअल फंड है जो ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड है, जो मैंने खुद लिया है। और बहुत सारे लोगों को ये ईगरनेस हुआ कि आप ये ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप इस बारे में कुछ ज़्यादा बता दो ताकि हमें भी अगर लगे कि हमको भी यहाँ इसमें बाय कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो इसलिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैं अभी इसका पूरा डिटेल बता दूंगा कि किस प्रकार से ये फंड काम करता है और किस प्रकार से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि मैं जीरोधा का अकाउंट यूज़ करता हूँ और इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है जिसमें आप जाके जीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद आपको एक कॉइन ऐप मिलेगा जिसमें आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो उस म्यूचुअल फंड में कैसे क्या क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ वो इडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड और एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड के बारे में कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो दो फंड है इसके बारे में मैं पहले आपको बताता हूँ। तो मैं पहले वेबसाइट पे जाता हूँ, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट की वेबसाइट पे। एक्चुअली ये जो फंड है ये फंड ऑफ फंड है। इसका मतलब जेपी मॉर्गन ने एक फंड लिया है और वो है ग्रेटर चाइना फंड, जिसमें वो चाइना, ताइवान और हांगकांग की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और उस कंपनी का जो फंड है ये इन एसेट कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। अगर आप इसमें डिटेल में जाके देखोगे, हम अभी देखेंगे कि इसमें क्या क्या पोर्टफोलियोज है, इसमें कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप होल्डिंग जो है वो ताइवान सेमीकंडक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में किया है। उसके बाद जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है वो टेनेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज में है। और आपने अगर सुना है इंटरनेशनल न्यूज़ तो टेंसेंट ये बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की। ओके, तो इस कंपनी में उन्होंने नियर अबाउट 9.1% का उनका स्टेक है। फिर ए आई ए फाइनेंशियल्स का है और ऐसे बहुत सारी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सेक्टर वाइज अगर आप इसका ब्रेकडाउन देखेंगे तो इसमें आईटी इंफॉर्मेशन का 34% है। जैसे कि आपको मालूम है चाइना आईटी के सेक्टर में बहुत ही डेवलप है, तो फ्यूचर में इसमें और डेवलपमेंट्स होंगी। अगर आपने देखा होगा कि चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स है या उनके जो सॉफ्टवेयर्स है या टेक्नोलॉजी के वाइज जो एप्स है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो चाइना तो अच्छा है ही। ओके, और आगे जाके कुछ सालों के बाद वो और ग्रोथ करेगा। तो उस केस में आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट चाइना के फंड में भी आपका होगा अलोकेशन, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसमें भी कुछ अच्छा है। फाइनेंशियल्स है, इंडस्ट्रियल्स है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, उसके बाद रियल एस्टेट है। तो ये बहुत सारा इन्होंने सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन इसमें डिटेल में दिया है। और रीजन वाइज अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा ये जो फंड ऑफ फंड है ये 58% जो इनका अलोकेशन है ये चाइना के टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में रहता है। इसके बाद रहता है ताइवान की 31.8% इन्वेस्टमेंट रहता है ताइवान की कंपनी में, और हांगकांग की कंपनी में 9.3 रहता है। इसका मतलब जब ये तीनों कंट्रीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो ये फंड भी ऑटोमेटिकली अच्छा ग्रोथ करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपने पिछले 3-4 सालों से या 5 सालों से देखा होगा तो चाइना ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। ओके, क्योंकि यूएस के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम उनके चल रहे हैं। तो अभी यही मौका है कि इस कम परफॉर्मेंस में उसका वैल्यूएशन भी बहुत कम आया है। ओके, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो मार्केट पोजीशन में आप देखोगे ताइवान, ये सब कुछ डिटेल आपको इस साइट पे जाके मिलेगा। आप इसका हिस्टोरिक प्राइस चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एंड फीस चेक कर सकते हैं, सब कुछ चीज़ें आप इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ कि ये फंड सेलेक्ट करने का मेरा मकसद क्या था। तो पहला आप देखिए कि चाइना का इकोनॉमी जो है
वो किस प्रकार से ग्रो की है। अभी ये जो डाटा है नियर अबाउट 1993 से लेके अभी करंट का 2023 का है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो इकोनॉमी थी वो स्टार्टिंग में तो कम थी, बट यहाँ पे 2007 में देखोगे तो 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी और उसका ग्रोथ रेट था 14% से ग्रो कर रही थी चाइना की इकोनॉमी। इसका मतलब अभी हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, ओके, यानी हमारे भी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन की है और आगे जाके ऐसा अनुमान है कि हमारी भी जीडीपी ग्रोथ बढ़ के हम टॉप 3 में आ जाएंगे। तो अगर 4 या 5 ट्रिलियन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम थर्ड इकोनॉमी में आ जाएंगे। बट अगर आप देखोगे कि 2007 में इनका स्टॉक मार्केट या इनका जो इंडेक्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहा था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स भी ओपन किया है जो चाइना हैंगसेंग के भी है। मैं सबका भी थोड़ा एनालिसिस करने वाला हूँ और आपको लॉजिक बताऊंगा कि किस प्रकार से ये काम कर सकता है। अभी आप देखिएगा जनरली यहाँ पे आप देखेंगे 2006 से इनका रैली स्टार्ट हुआ था, यानी यहाँ पे कभी भी मार्केट पहले प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये कंट्री में ग्रोथ आने वाला है और वैसा ही हुआ। 2006 से लेके 2000 नियर अबाउट 7-8 तक इनका स्टॉक मार्केट बुल रन में था 3 साल के लिए और इतना फास्ट बढ़ा है कि आप यहाँ पे देखोगे 423% का इंडेक्स बढ़ा है। मीन्स जिस आदमी ने यहाँ पे नियर अबाउट 2005 में इन्वेस्ट किया था उसने नियर अबाउट 2008 के स्टार्टिंग तक यानी नवंबर 2007 तक 400% का रिटर्न कमाया था, ओके। बट उसके बाद 2007 में जब ये 3.5 या 4 ट्रिलियन की कंट्री हो गई उसके बाद एक क्रैश आया। क्यों? क्योंकि यूएस में भी वो उस टाइम क्रैश आया था और उस क्रैश में इतना बड़ा क्रैश आया कि उसके बाद वो जो स्टॉक मार्केट है ये कभी उठा ही नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक बबल फॉर्म हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा आया था और जब ये पैसा ट्रैप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अगले 5-6 साल तक ये मार्केट कभी ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है और उसका ग्रोथ भी उतना नहीं हो जाता है, ओके। बट जो वैल्यूएशन यहाँ पे दिया था वो में भी इन्होंने अगले 5-6 साल का 8 साल का वैल्यूएशन दिया था, बट ये रिटेल लोगों को मालूम नहीं रहता है कि ये इतना क्यों बढ़ रहा है। और यही रीज़न रहता है कि कभी भी मार्केट अगले 5-6-7 साल का वैल्यूएशन दे देता है, ओके। अभी वही कंडीशन हुआ है कि अगर आप देखोगे चाइना का मार्केट यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ से नियर अबाउट ये गिरा है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक अभी करेक्ट हुआ है 55% करंटली, मीन्स अभी जो प्राइस चल रहा है, ओके। और मे बी और करेक्ट भी हो सकता है, बट आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो है ये लोएस्ट लेवल है, ओके। दिस इज़ द प्लेस वेयर द स्मार्ट मनी कैन एंटर, ओके। तो हमको क्या करना है कि ऐसे लोएस्ट पॉइंट पे SIP ऐड करना है इस ऐसे फंड में, जाके आगे जाके जब ये मार्केट्स परफॉर्म करे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा हो, ओके। क्योंकि ये जनरली कंपनीज क्या करती है कि ये नीचे आता है और उसके बाद बॉटम बना के फिर ऊपर जाता है और मे बी ये 6000 को भी जाएगा, मे बी 8000 को जाएगा, 10,000 को जाएगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बट जब भी ये 6000 या 5000 पे भी आ जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट तो 2700 या 2000 के आसपास किया है तो ऑटोमेटिकली आपको 2-3-4 साल के बाद प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इस लॉजिक के साथ मैं इस मार्केट में अभी मेरा ओनली 10% अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा मंथली 50,000 का SIP है तो मैं ओनली 5,000 का SIP इसमें लगाऊंगा, या मेरा 10,000 का ही SIP म्यूचुअल फंड में जाता है तो इसमें मैं ओनली 1,000 का ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि इसमें रिस्क भी काफ़ी है। मे बी ये 2700 से 1500 पे भी जा सकता है, बट उस केस में फिर क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस दिखेगा और लॉस, अगर आपका पैसा वो आइडल नहीं है और आपको पैसे की ज़रूरत है तो फिर आप लॉस में निकाल लोगे। तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि ऐसे फंड अगर आपके लेने हैं तो आप ओनली 10% ही अमाउंट इन्वेस्ट करो और आप उसमें कंटिन्यूसली SIP करते रहना। आपको 5-6 साल के बाद एक ऐसा साल आएगा कि जिस दिन इस स्पीड से जैसे यहाँ पे बढ़ा है, ओके, यहाँ पे बढ़ा है, कितना बढ़ा है ये नियर अबाउट 150%। अभी मानो यहाँ पे जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया ऐसे फंड्स में, ओके, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसने फंड ऐड किया है फिर नीचे गिरा, यहाँ पे गिरा है, या फिर SIP भी स्टार्ट किया है जिसने यहाँ पे, उसका तो एवरेजिंग में भी यही कहीं होगा ना। तो उसने तो ऑलरेडी 150% का रिटर्न मिला है और वो सेफ है, ओके। और इवन आपने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो अभी भी आप प्रॉफिट में ही है। बट अगर आपको और नीचे मिल रहा है तो आपका लोकेशन क्या है कि आप इस लोकेशंस पे बाय करते रहिएगा और जैसे ही ये ऊपर जाएगा अच्छा खासा तब आप ट्रेल करते जाइएगा और आपको जब लगे कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, मेरे में भी
3 टाइम्स 4 टाइम्स पैसा हुआ है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 15 लाख हुआ है, तो आप फिर विड्रॉल कर लीजिएगा। उस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो हमारे यहाँ रिटेलर्स क्या करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। जनरली जो रिटेलर्स है वो इस लेवल पे एसआईपी स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका मतलब उनको एसआईपी जब स्टार्ट करते हैं तब उनको पता चलता है कि ये ऐसा ऊपर मार्केट जा रहा है। ओके, उनको लगता है ये बहुत अच्छा है, तो ये बहुत ज़्यादा एसआईपी बढ़ाते जाते हैं। बट जैसे ही क्रैश आता है ना, तब इनका जो एवरेज प्राइस है ये ऊपर जाते रहता है। ओके, यहाँ पे, और ये जब नीचे गिर जाता है तो इतना सारा लॉस उनको दिखाई देता है, और फिर वो अगले 4-5 साल में लॉस देख देख के थक जाते हैं और फिर लॉस बुक कर लेते हैं। तो ये अगर अवॉइड करना है तो आपको एक्सपर्ट के साथ रहना पड़ेगा। आपको अपडेट करना पड़ेगा कि मैंने म्यूचुअल फंड जो लिया है वो अच्छा परफॉर्मिंग है क्या, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है वो अच्छा है क्या, कब क्रैश आता है, क्रैश अगर आ रहा है तो आपको म्यूचुअल फंड निकाल लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, कभी भी लॉस नहीं होगा। बट आप सोच लो, अगर किसी ने इस फंड में, चाइना के इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, और मानो कि किसी ने इस क्रैश के बाद इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, तो वो अभी तक भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है। और वो 2008 से लेके मैं 2024 तक का पीरियड बोल रहा हूँ, मीन्स ये ऑलमोस्ट 16-17 ईयर तक कुछ भी रिटर्न ज़्यादा मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्ट ही बुल मार्केट में करना स्टार्ट किया था और उसमें आप फंस गए और आपका लॉस हुआ है। बट आप जब मार्केट गिर जाता है, जैसे कि ये गिरा है, तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको 101% आपको इन्वेस्टमेंट को रिटर्न मिलने ही वाला है। ओके, अगर आप हैंग सैंग का भी चार्ट देख लेते हैं तो इसमें भी आपको ऐसा ही दिखेगा। 2000, ये तो रैली 2003 से स्टार्ट हुई थी और ये भी 2007 के बाद क्रैश हुआ था, बट वो उसी लेवल में आ रहा है। बट जनरली क्रैश में जो भी बंदा म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स खरीदता है ना, वही प्रॉफिटेबल होता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अभी मुझे स्टॉक्स लेना है, कौन सा लूँ कौन सा लूँ, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो, बट विथ स्टॉप लॉस ले लो, क्योंकि क्रैश कब आएगा किसी को मालूम नहीं है। और अगर आपको पता करना है कि क्रैश कब आएगा, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि निफ्टी का टारगेट मेरा क्या है और मैं कब तक म्यूचुअल फंड में निफ्टी में रहूँगा। और मेरा जो टारगेट है वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से निफ्टी ऊपर जा सकता है और मैं कब तक म्यूचुअल फंड्स में रुकूंगा और मैं कब मेरा बुकिंग स्टार्ट करूंगा। अगर आपको भी वो वीडियो देखना है तो राइट कॉर्नर में जो आई बटन है उसमें मैंने वो लिंक डाला है, तो वो वीडियो आप देख के आप निफ्टी का टारगेट कितना है देख सकते हैं और उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स ऐड कर सकते हैं, स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं और आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो आज का जो है यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, और मैंने यहाँ पे आपको विथ कंपैरिजन बोला है। बट अगर आप मुझे मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो पूछेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि आपको एक्सिस ग्रेटर चाइना फंड जो है वो लेना चाहिए, इडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे नीचे तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जिसका आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, और उसका AUM भी कम है 109 करोड़ का, ताकि ये फंड मैनेज करने में भी इस पोर्टफोलियो मैनेजर को इजी रहता है और वो रिशफल कर सकते हैं उनको पोर्टफोलियो में, और ये आगे जाके कुछ अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो मैं धीरे धीरे इसमें बाय कर रहा हूँ। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप ओनली 10% अमाउंट के साथ, यानी ओनली 10% अमाउंट के साथ SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको डिप मिले तो 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा आप मंथली डाल सकते हैं, बट आपका व्यू मिनिमम 5 ईयर्स रहना चाहिए। 5-6 साल के बाद आपको 101%, मेरा कहना है कि ये फंड आपको एनुअलाइज 20% 50% से रिटर्न दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।